What were the observations of photoelectric effect? First observation কি ছিল? What was the first observation? Threshold frequency. That means a minimum frequency is required for the photoelectric emission. So how we are explaining the concept of photoelectric emission from the concept of photons. We are saying that photons, they are packets of energy. So one photon, when it comes and hits a metal surface, it plucks one electron out. मतलब एक फोटोन जाके सब इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी बांटते नहीं, राइट? सो वो जाता है, वो धक्का मार के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है. Means the photon has got particle nature, and that is why they are carrying momentum. With that momentum, when it collides a particular electron, it plucks out that electron. But you know, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का सरफेस से निकालने के लिए you need a minimum amount of energy, right? तो यही एनर्जी, मिनिमम एनर्जी वो फोटोन में होना चाहिए. उतना मिनिमम एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन को प्लग नहीं करेगा. दैट इज द कांसेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इज दैट क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कांसेप्ट क्लियर हुआ? सेकंड क्या कंडीशन, सेकंड क्या ऑब्जर्वेशन था? स्टॉपिंग पोटेंशियल. अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का आंसर. इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कोलाइड अटैक कर रहा है या फिर थ्रेशोल्ड इंक्रीमेंट उसमें रिक्वायर्ड? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही तो एनर्जी क्रिएट कर रहा है ना. जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वही मिनिमम एनर्जी सप्लाई कर रहा है. अब ये जो मिनिमम एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द मेटल सरफेस. ये जो मिनिमम एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द, क्योंकि सारा एटम, सारा डिफरेंट एलिमेंट का एटम सेम स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तो नहीं रखेगा ना. यू हैव हर्ड अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सो व्हाट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? That is exactly the thing. It is the minimum energy required to pluck one electron out of the gaseous surface. सिर्फ यहाँ पर gaseous surface नहीं है, metal surface है, solid surface है. तो इसीलिए हम लोग ये एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी नाम, तो इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं वर्क फंक्शन. क्या नाम देते हैं? राइट. सो व्हाट इज वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन is the minimum energy required to pluck one electron out of metal surface. Remember, work function is based on how many electrons? One. Right, only one electron. It's not more than one electron. सारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितना एनर्जी चाहिए होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? Is the minimum frequency required to eject electron from the metal surface. eject an electron from metal surface. This is denoted by phi. The work function is denoted by phi, and this threshold frequency is denoted by nu naught. So what will be the relation of this and this? Phi is equal to h nu naught, because according to Einstein theory, each photon has got an energy of h nu naught, and that is the energy required to pluck out the electron. This is the minimum energy required to pluck out the electrons. So phi is equal to h nu naught. नहीं, यही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब कोलिशन हो रहा है एक ही फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को प्लक आउट करता है. ऐसा नहीं कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आके हिट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन वेट करके बैठा रहेगा, फर्स्ट वाला एनर्जी लिया, सेकंड वाला एनर्जी लिया, फिर रिजेक्ट करेगा. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक फोटोन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट करता है. समझ में आया? अच्छा, नाउ what happens if the incident photon has got energy
what happens if the incident photon has got energy more than the work function? वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी होगा तब क्या होगा? Photoelectric equation. So what is Einstein's photoelectric equation? He's saying that if an incident photon has got more energy than that of the work function, then that extra energy goes as the kinetic energy of the electron. मतलब फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन को प्लग आउट करता है, लेकिन अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है तो वो प्लग आउट भी करेगा और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उससे उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगा and it will start moving in the forward direction. So h nu equal to phi plus half mv square. ठीक है, h nu क्या है? इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स. phi is the work function and half mv square is the kinetic energy. And you know phi is equal to h nu naught. So h nu equal to h nu naught plus, this is called Einstein's photoelectric equation. इसको हम लोग आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं. ठीक है, this nu is the incident frequency. ठीक है, incident frequency. The rest of it all you know the data. Nu naught is the threshold frequency. Sorry. Threshold frequency. Acha, now the same equation can be written in the form of wavelength. hc by lambda equal to hc by lambda naught plus half mv square. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जब बोलते हैं तब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जब बोलेंगे तब वो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है. दैट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ जिससे ज्यादा वेवलेंथ होने से कोई एमिशन नहीं होगा, उससे कम वेवलेंथ होने से एमिशन पॉसिबल होगा. इज दैट क्लियर? इट्स जस्ट रेसिप्रोकल. आगे चलो. एंड नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एक छोटा सा कांसेप्ट डिस्कस करना है. डू यू रिमेंबर कि अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस एक्सेलरेट करवाते हैं, if the potential difference is delta v, or simply say the potential difference is v, then how much is the energy of the electron at the end of this? नहीं, वो तो पोटेंशियल होता है. kq/r is potential. I am saying that एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो q, उस q को हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस छोड़ दिए तो क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा एक जगह में? क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा ना. So at the end of the whole process, उसके पास एक certain amount of energy रहेगा. वो एनर्जी कितना होगा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस v है और चार्ज q है तो q into v. You remember this? u is equal to q into v, right? So यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हो रहा है. क्या हो रहा है? ये सरफेस जो है, ये जो सरफेस है ये है एनोड. ठीक है, इसको हम लोग जब, और ये कैथोड है, दिस इज द कैथोड. इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहा है, एंड में जा रहा है. अब हम लोग क्या किया? इसको नेगेटिव बना दिया और इसको. सो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है वो तो जा रहा था इधर, वो क्या करेगा? रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा. तो इनिशियली इट वाज हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग. क्यों डिक्रीज कर रहा है? मतलब वो एनर्जी कहां जा रहा है? उड़ जा रहा है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? सो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है और वही पोटेंशियल एनर्जी q into v है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? we can write half mv square is equal to ev. So that is
जो V हम लोग बता रहे हैं दैट इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उसको स्टॉप कर रहा है। सो ये जो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था, इसको हम लोग E into Vs लिख सकते हैं। सो ये हाफ mv स्क्वायर को यू कैन राइट E into Vs। therefore h nu equal to h nu naught plus E into Vs। ऑलराइट, अब मुझे एक चीज बता, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? एवरीवन लुक एट द बोर्ड। कांस्टेंट है बिकॉज़ ये वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो दैट मींस अगर हम लोग न्यू को इंक्रीज करेंगे, यहां पर क्या चेंज करना चाहिए? Vs, क्योंकि E तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, वो चेंज नहीं कर सकता है। सो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vs। तो अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं रिगार्डिंग क्या Straight line objects. Vs और इधर न्यू और Vs का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा ग्राफ आएगा? कैसा स्ट्रेट लाइन आएगा? अच्छा, इसको ना थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ऐसे छोटा से ड्रॉ करने से नहीं चलेगा। ये ऊपर वाला हो गया था ना सब लोग का। सी ये क्या है? Vs और इधर क्या प्लॉट किया है? न्यू। ग्राफ कैसा होना चाहिए? थोड़ा ध्यान से देखो, हम लोग का ये इक्वेशन मिला था ना। सो ये इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो EVs इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट मिलेगा। सो Vs वी कैन राइट इट एज h by E into न्यू माइनस h न्यू नॉट by E। Now if we compare Vs with y and nu with x, then this equation denotes Y is equal to mx plus c. comes as y equal to mx plus c। So इसीलिए y axis में अगर हम लोग Vs प्लॉट किया है और x axis में अगर nu को प्लॉट किया है, we should get a graph something like this। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जिसमें you should draw this part as dotted। Why? Because इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, थियोरेटिकल एग्जिस्टेंस। और ये जो पॉइंट है, दिस इज द न्यू नॉट। ये क्या है? न्यू नॉट। क्यों न्यू नॉट है? बिकॉज ये इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। उसके बाद जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और उसके नीचे क्या हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब कोई फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस वाज द ग्राफ फ्रॉम वेयर यू कैन फाइंड आउट द स्लोप, एंड द स्लोप गिव्स यू व्हाट? h by E। तो इसमें स्लोप को अगर E से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहां से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट निकाल सकते हैं। सो दिस slope gives h by E। slope gives h by E। अब द slope gives h by E। प्लैंक्स कांस्टेंट का तो वैल्यू पता है ना? अरे हाँ, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकालने के लिए ये वाला चीज। वेल, इज दैट क्लियर? एक चीज सिर्फ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया किसी को, वो है कि सैचुरेशन करंट। कोई मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा सैचुरेशन करंट क्यों होता है? हाँ, दैट इज द थिंग। क्या होता है वो तो हम डिस्कस किए कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन वो इंक्रीज नहीं करके स्टेडी हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। दैट स्टेडी करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। लेकिन क्यों सैचुरेशन करंट क्यों हो रहा है? क्यों करंट इंक्रीज नहीं करते जा रहा है? रेट ऑफ इजेक्शन इज कांस्टेंट। मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया हम लोगों ने, मान लो वो 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस। कितना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है? 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कम रखते थे, तब क्या हो रहा था? मान लो 50 इलेक्ट्रॉन would reach the other plate। ठीक है? Now if you increase the potential difference, the number of electrons will start increasing। Why? Because वहां पर तो एक सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते ही जा रहा है ना, वो जमा होकर रखे थे, तो वहां से क्या हो रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग। से 60, 70,
80 90 देन पूरा 100 उसके बाद क्या बोल रहा हूँ 5 आप बोले 50 60 70 पहला एंट्री लगा दूसरा आगे में लगा अच्छा करिए कम बैक सो 50 60 70 80 90 and when it achieved the 100 mark उसके बाद वो जो मेटल सरफेस है वो तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ना, वो तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब हमारे पास और इनफ्लो नहीं है, इसीलिए आई कैन नॉट इंक्रीज द आउटफ्लो, करंट और इंक्रीज हम लोग नहीं कर सकते, सो दैट क्रिएट्स अ स्टेडी वैल्यू, ये उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट पॉसिबल है, उससे ज्यादा करंट पॉसिबल नहीं है। अब अगर इंटेंसिटी तुम चेंज कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, मतलब पहले 100 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, अभी उससे ज्यादा नंबर ऑफ 120 और 140 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होगा, तब सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, दैट इज व्हाई वी गॉट द ग्राफ, इंटेंसिटी ज्यादा करने से सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यों, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा कर रहे हैं मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, so if the number of photons are increasing it will produce more number of electrons and hence the saturation current increases, लेकिन वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज क्यों नहीं कर पा रहा था इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जाता है, सब इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट नहीं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है उसमें तो हम लोग इंटेंसिटी चेंज करके एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा नहीं कर सकते है ना, एक इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी ज्यादा करना है तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इज दैट क्लियर, सो आर ऑल द क्वेश्चंस क्लैरिफाइड जो हम लोग वहां पर ऑब्जर्व किए थे विद द हेल्प ऑफ फोटोन थ्योरी, समझ आया, अब जो न्यूमेरिकल्स है दोस आर बी बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट ऑफ क्या h nu equal to h nu naught plus EBS, मतलब ये जो आइंस्टाइन्स लॉ है इसके ऊपर बेस्ड होगा, ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो पूरा डिस्कशन किया, दिस होल डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट दैट लाइट डू हैव अ वेव नेचर as well as particle nature, and that is why the name of the chapter dual nature, but is the converse true, मतलब वेव जो है उसका पार्टिकल नेचर हो सकता है, जो पार्टिकल है उसका वेव नेचर नहीं हो सकता, होता है, एंड दैट इज डी ब्रॉगली वेव,